अमेरिका की तरफ से जो कोशिशें हो रही हैं रंग अभी तक ला नहीं पाई हैं। रूस के ऊपर ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रतिबंध प्रूफ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वो लगातार वही कर रहा है जो उसका मन कर रहा है। अब अगर वॉर्सो में पहुंचते हैं बाइडेन या ब्रसल्स जाते हैं या नेटो की वो बैठक होती है, किस तरीके से क्या शांति सेना की बात हो सकती है, ये सारी चीजें अगर होती भी हैं तो क्या कोई टाइमलाइन समझ में आ रहा है? क्या कुछ ये समझ में आ रहा है कि युद्ध आखिर खत्म होगा कब और कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक सभी के मन में आज ये क्वेश्चन है। बट जहां तक जितना समझ में आ रहा है उतना है कि कुछ आने वाले कुछ अगले दिन और डिफिकल्ट होंगे। जो हमने देखा, हो सकता है कि उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो बिफोर शांति वार्ता कुछ रूप में आए। रशिया यूक्रेन में जितना अभी आपने बताया कि इतना लॉसेस हुआ, उसके अलावा रशिया को भी काफी लॉसेस भुगतने पड़े हैं और उनके पास में कुछ सक्सेस दिखाने के लिए कुछ मेजर सक्सेस नहीं है अपनी रशियन कंट्री को कि उन्होंने कुछ जीत हासिल करी है। तो दैट इज एक्सपेक्टेड कि वो लोग अब बियॉन्ड जो अभी तक वारफेयर है उसमें एग्रेसिव हो और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करें, या यही सब अभी सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है ये चर्चा में है कि अब जो उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर को पहले कुछ दिनों पहले जो अटैक करने की कोशिश की थी, हो सकता है वो लोग फायरिंग करे आगे करे। तो इसी सब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी नेटो की और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो मीटिंग होने वाली है, दे विल एंश्योर दैट कि द नेटो एलाइज स्टे यूनाइटेड और एंड जो भी और ट्रुप्स नेटो बॉर्डर्स पे प्रिपरेशन हो रहे हैं कि रशिया वार को यूक्रेन के बॉर्डर के बाहर नहीं लेके जाए, नेटो कंट्रीज में नहीं लेके जाए। तो ये सारे प्रिपरेशन अभी चल रहे हैं। स्ट्रॉन्गर सैंक्शंस होंगे। आज ही डिस्कशन था कि रशिया की जो जनरल असेंबली और उनके जितने भी मेंबर पार्लियामेंट सारे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस हो रहे हैं। एंड ये सैंक्शंस का असर हो रहा है इकोनॉमी पे और सब चीजों पे। बट रशिया का जो अपना एग्रेशन जो चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो दिस विल कंटिन्यू एंड देयर विल बी मोर एग्रेशन बिफोर पीस प्रोसेस बिगिंस अवे। हालांकि जनरल दयाल, एक डर ऐसी परिस्थितियों में हो जाता है वो ये कि ऐसे उदाहरण कम नहीं है इस पूरी दुनिया में। जब भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है तो उसके पीछे एक डर क्रिएट कर दिया जाता है कि कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना हो जाए, ये केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल ना कर लें, यहां पर ये फलां लेबोरेटरी काम कर रही है। और उसके बाद खासकर पश्चिमी देशों की ओर से जो चीजें की जाती हैं, कार्रवाई की जाती है। पर रूस के साथ क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर नेटो आज वो बैठक में ये चीजें चर्चा करे, G7 अगर एक साथ रहे, हालांकि रूस जब ये कहता है कि रूबल में आपको पैसे देने होंगे जब आप हमारे यहां से खरीदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कितने देश पीछे हटेंगे इसमें संशय ही है। जनरल दयाल, देखिए श्वेता, दो तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो नाटो के लीडर्स हैं या जो वेस्ट के लीडर्स हैं या जो अमेरिकन लीडर्स हैं, ये आज तक पिछले एक महीने में एक भी ऐसी मुहिम नहीं है जो लड़ाई रोकने की बात हो। लड़ाई बढ़ाने की बात करते हैं, हर जगह मिलते हैं, कहते हैं हम आपको तो एड देंगे। ये पहली लड़ाई है जिसमें मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहती हैं हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक कंट्री को ओपनली हथियार देंगे, हर किस्म का हथियार देंगे, आप लड़ो। ये लड़ाई की बात करते हैं, शांति की बात नहीं कर रहे। आज भी जो मीटिंग है वो लड़ाई को बढ़ाने की बात है, शांति लाने की बात नहीं है। तो जब दुश्मन, दोनों दुश्मन, और आज तक भी, और अगर आपको प्रेसिडेंट पुतिन को नरम करना था तो क्या उसकी पॉपुलेशन को दुख दर्द दे के उस पर सैंक्शंस लगा के वो नरम पड़ेगा? ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी यूक्रेन की तबाही और रशिया की फंसाई, रशिया को फंसा के। आपने बहुत अच्छी बात कही। सबसे पहले आपने बहुत दो अच्छे डायलॉग बोले, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि एक अड़ा है और एक जिद पे है। और ये वो जो डायलॉग था आपका, मैं रिपीट नहीं कर सकता। ये हकीकत है आज की। सब इस लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, कोई इस लड़ाई को घटाना नहीं चाहता। जो आज का दम नहीं है कि रशिया की सीमा पार करके हथियार या अपनी कोई चीज इस्तेमाल कर दे, नहीं करेगा नाटो। नाटो के लोग, यूएयू डिवाइडेड है। क्यों 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 लोग मरना चाहेंगे यूरोप के? उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में तबाही देखी है, वो नहीं करेंगे ऐसी बात। हाँ, वो लोग कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस पर कुछ शायद संबंध कर लें, कुछ कह दें जून में नहीं, 3 महीने में, 2 महीने में हम रशिया से एनर्जी डिपेंडेंसी कम कर देंगे, ऐसा कुछ जरूर सुनने को मिले। लेकिन ना जर्मनी ना फ्रांस, ये कंट्रीज बिल्कुल भी लड़ाई के किसी उसमें नहीं है। ये अपने लोगों को नहीं तब हार्म करना चाहते। और एक और बात मैं बताऊंगा, देखिए प्रोग्रेस जरूर स्लो है, देयर इज नो डाउट कि भाई जो लड़ाई है वो उस तरह नहीं जा रही शायद जैसे रशिया ने सोची हो।
लेकिन रशियन स्ट्रैटेजी भी तो क्लियर है ना। अभी 10-12 दिन पहले, 15 दिन की लड़ाई के बाद हमारे स्टूडेंट सूमी से सेफ आए ना। ये बार बार कह देना कि ये तबाही कर रहा है, ये भी वेस्ट का प्रोपेगेंडा है ना। खार्किव में आज तक मैं कह चुका हूं 10 इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि जिंदा जागता है, जो दुनिया देखती है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्वायर, उनके गार्डन्स, उनके फाउंटेन, एक भी बर्बादी की अगर किसी पत्रकार ने एक चित्र दिखाया हो मैं मान सकता हूं। मरियोपोल के 15 ऐसे हैं, वो सिर्फ टारगेट थे जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन पे रशिया फायर। रशिया ने बहुत लंबे चौड़े उस पर लड़ाई शुरू की है। मैं नहीं समझता वो स्ट्रेटेजिकली इतने गलत हो सकते। 15 फ्रंट पे लड़ाई खोल दी उन्होंने, और नॉर्थ से भी और चारों तरफ से भी। ये फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट है। मैं समझता हूं वो एक कैलिब्रेटेड वॉर कर रहे हैं, उतनी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जितनी आवश्यकता है। जब उस डिस्ट्रक्शन से बात नहीं बनती, उनको लाइफ कॉस्ट, रशिया कितनी लाइफ कॉस्ट ऑफ लाइफ कितनी दे सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन कितने सोल्जर, 4 जनरल जा चुके हैं मिनिमम। अगर 4 जनरल गए तो 4-5 हजार सैनिक भी बर्बाद वीर गति को प्राप्त हुए होंगे। कम से कम भी 400-500 व्हीकल्स भी वहां, मतलब टैंक, ये भी बर्बाद हुए होंगे। वो कितनी कॉस्ट ऑफ वॉर झेल सकते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कितनी यूक्रेनियन पॉपुलेशन, कितने दिन प्रेसिडेंट जो इतनी मूर्खता का डिसीजन है कि भाई लड़ाई में देश को झोंक दिया, उसके साथ कितने दिन निभाएगी। कब कहने लगेगी कि भाई हमें माफ करो, हमें नहीं नाटो जाना, हमारे देश को क्यों तबाह कर रहे हो। ये वो एक क्रक्स है। जिस दिन मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उस क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे, ये लड़ाई बंद हो जाएगी।